हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? सी, हमेशा हमें कहा जाता है कि अपनी जो लाइफ है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हमें ज़िंदगी में हर एक टाइम पर हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, राइट। तो लर्निंग इज़ नथिंग बट अ कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली लर्न, अडाप्ट एंड देन चेंज। जब तक हम कुछ चीज़ें नहीं सीखते हैं, हम अपने में बदलाव नहीं लेकर आते हैं, राइट। तो यही है आज का कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। So learning organization is one that has developed the capacity to continuously learn, adapt and change. देख लेते हैं उसका डेफिनेशन। Definition states a learning organization is a company that facilitates the learning of its member and continuously transform itself. तो यही है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर उसके मेंबर्स कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, ताकि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके। ठीक है, मीनिंग आई गेस क्लियर होगा। हम देख लेते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है सिस्टम थिंकिंग। सी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स सिस्टम थिंकिंग। अगर तो सक्सेसफुल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर होना चाहिए, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले लर्न करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में आखिर में क्या चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सिस्टम थिंकिंग। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल मस्ट थिंक एंड लर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल रादर देन बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। अपने बारे में नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। इसलिए कहा गया है सिस्टम थिंकिंग। नेक्स्ट है पर्सनल मैस्ट्री। See, personal mastery is what? Learning organization requires personal mastery of the individual employees. एम्प्लॉय तभी ही कुछ ना कुछ सीखेगा जब उसको हम क्या करेंगे? जब उसको हम ट्रेनिंग देंगे, है ना। बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी नए ऑर्गेनाइजेशन में आके तुरंत काम नहीं करता है। अब जब भी हम कहीं पर भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या किया जाता है? हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना। ट्रेनिंग के बाद में तो हम काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से, तभी तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। तो लर्निंग इज नथिंग बट व्हाट? कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो जब हम अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली हमें जब सिखाया जाता है तभी तो हम क्या करते हैं? हम अपना इम्प्रूवमेंट देते हैं, तभी तो हम कमिटेड होते हैं, तभी तो हम डेडिकेटेड होते हैं टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये क्या है? पर्सनल मैस्ट्री। थर्ड है मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल का क्या होता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे जज करें, है ना। ये तो बहुत ही कठिन है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मेंटल मॉडल इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समवन्स थॉट प्रोसेस अबाउट हाउ समथिंग वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। हम कुछ सोचते हैं कुछ और है, करते कुछ और है ना। तो यही कहा जाता है ना कि एक प्रोसेस है कि रियल वर्ल्ड में क्या है, क्या चाहिए रहता है, किस तरीके से हमें काम करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन कर सके, है ना। तो यहाँ पे सी वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ रूम ओनली फॉर इनोवेटिव। अगर तो एक बंदा इनोवेटिव है, अगर न्यू आइडियाज, न्यू ओपिनियंस देता है वो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही वो टिक सकता है ना। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन इज अ रूम फॉर इनोवेटिव वेयर इन पीपल कम टू लर्न, है ना, from the mistake and continuously keep on improving themselves. फोर्थ है टीम लर्निंग फॉर शेयर्ड विजन, है ना। जब हम बात करें टीम लर्निंग की, तो टीम लर्निंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं अकेले कर सकती हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, तब तक कोई भी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी होती है जब हर एक सदस्य ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर काम करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम रहती है, तब जाके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल है वो क्या हो सकता है? अचीव हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से काम करना है, हमें टीम स्पिरिट है ना, ठीक है, टीम से काम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वो सभी की है जो उसका हिस्सा है, जो उसका सदस्य है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द लीडर। सी रोल ऑफ अ लीडर मस्ट बी दैट ऑफ अ मेंटर और अ गाइड। ओके, लीडर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हेड हूँ, ठीक है, मैं रूल कर सकता हूँ, मैं हिटलरगिरी कर सकता हूँ। नो, जो भी उसके विजन है, जो भी वो सोच रहा है, वो अपने सबॉर्डिनेटर्स के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ये किसका रोल है, ये एक लीडर का रोल है। क्यों? क्योंकि वो एक मेंटोर है, वो एक गाइड है जो अपने मेंबर को साथ में लेकर चलता है। तो रोल ऑफ द लीडर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम लीडर से ही तो सीख सकते हैं ना, वी लर्न फ्रॉम द मेंटोर। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लीडर। फिर है एम्पावरमेंट ऑफ टीम मेंबर। सी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ इट्स मेंबर। अगर तो मेंबर सब मिलकर काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये बल्कि क्या होगा कि एम्पावरमेंट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर मेंबर्स को और आगे आने का स्कोप दे रहा है ना। तो इन सच ऑर्गेनाइजेशन देयर इज स्कोप फॉर लर्निंग एंड इनोवेटिव थिंकिंग on the part of the subordinates if the organization is empowering its employees. Okay, तो learning organization हम in short क्या कह सकते हैं, all employees are empowered to make decision and to learn from the failure or success of such decisions that they are taking. Okay, तो learning organization क्या है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी तो हम अपने में बदलाव लेकर आ सकते हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मैस्टरी, मेंटल मॉडल्स, है ना, टीम लर्निंग, रोल ऑफ द लीडर, एम्पावरमेंट ऑफ टीम मेंबर्स। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को टू कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज। मैंने अभी कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन उसी का है जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है ना। रूम is only for innovative peoples, okay, in an organization. So innovative organization encourages their employees to come up with innovative ideas. अब innovative ideas क्या होगा, innovation मतलब कुछ differently सोचना, कुछ different way में करना, अपनी जो मिस्टेक्स है वो कम से कम करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मिस्टेक्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि पनिश करता है वो एम्प्लॉयज़ को जो इनोवेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, जो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। ओके, तो इनोवेशन मीन्स डूइंग जॉब इन अ डिफरेंट वे एंड पॉसिबली मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, if an organization cannot accept mistake and punishes employee who make them, then no employee will innovate. अगर मैं ये सोचूं कि मेरा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है और मैं हमेशा उसको डिस्करेज करूँ, मैं हमेशा उसको पनिश करूँ, तो वो हमेशा डीमोटिवेटेड ही रहेगा, ठीक है। लास्ट का स्टेटमेंट यही कह रहा कि अगर हमने उनके मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं किए, हम हमेशा उनको पनिश करते जा रहे हैं, तो वो इंसान कभी भी इम्प्रूव नहीं करेगा अपने आप को, है ना। तो क्रिएट करो एक ऐसा इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा माहौल जहाँ पे तुम्हारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से मोटिवेटेड हो पा रहे हैं। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं तो ही जाके वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझते हैं। ओके, इसके अप्रोचेस है, सबसे पहला ऑटोनॉमी टू एम्प्लॉयज़। सी हम किस तरीके से इसको पॉइंट को रिलेट करेंगे। ऑटोनॉमी टू एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉय को इतना रूल्स मत अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रूल्स मत डालो कि वो सफोकेट हो जाए, ठीक है, उसको फ्री छोड़ दो। जितना तुम लोग उसको फ्रीडम दोगे वो उतना इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएगा। तुम जितना एम्प्लॉयज़ को कैद करोगे वो उतना डीमोटिवेट होगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो गया तो वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी अपना नहीं समझ पाएगा। तो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड दे आर रिलेटेंट टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। सो डू नॉट hold employees, do not impose rules so that they feel suffocated. If they feel suffocated, the employee won't come out with some innovative ideas. तो ये था तुम्हारा autonomy to employees. नेक्स्ट है प्रोवाइड एडुकेट रिसोर्सेज, है ना। एम्प्लॉयज़ हैं, रिसोर्सेज दो।
अच्छा खासा बोलो कि भाई ये तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, उस तरीके से तुम लोग अच्छे से काम करो। जितना हम उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उन लोग उतना इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे, उतने अच्छे तरीके से उन लोग काम कर पाएंगे, उतना पैशनेट होंगे, उतने कमिटेड होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें टाइम टू टाइम रिसोर्सेज दे रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे ऊपर, तो हम भी क्यों ना आउटपुट अच्छा दें, है ना। तो प्रोवाइड एडुकेट रिसोर्सेज। थर्ड है फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हेन वी स्पीक अबाउट फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी इनोवेटिव कंपनीज स्पेंड लमसम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये तो हमारा फालतू का खर्चा है, हम क्यों स्पेंड करें, नहीं, बल्कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं। वो स्पेंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया लेकर आ सके। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा R&D में स्पेंड करता है वो है अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, फॉक्सवैगन। तो ये कुछ कंपनीज है जो R&D में बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। क्यों खर्चा करती है? क्योंकि उन लोगों का मेन मोटिव रहता है कि क्या नया हम में आ सकता है, क्या बदलाव हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, देन एलोकेट टाइम फॉर आइडियाज़। मैनेजमेंट नीड टू डेमोन्स्ट्रेट specific ways to find creativity so that the employees can implement innovation in their work. जितना हम अमाउंट ऑफ टाइम हमारे एम्प्लॉयज़ को देंगे, उतने अच्छे तरीके से उन लोग क्या कर सकते हैं, नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है, वर्कशॉप उनको लो, ठीक है, ताकि वो कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ लेकर आ सके। इन्वॉल्व ऑल डिपार्टमेंट्स। ये मत समझो कि भाई मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ R&D का है तो मैं ही अकेले सेट करूँ, नो। इन्वॉल्व करो हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यू हैव HR डिपार्टमेंट, यू हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी को इन्वॉल्व करो। क्यों सभी को इन्वॉल्व करो? क्योंकि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो when an organization implements a holistic innovation strategy, then it is possible to foster a change, okay, in the member of the organization. जब तक हम कुछ ना कुछ नया नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं आएगा। डिस्करेज फियर ऑफ फेलियर। सी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। हम नॉर्मली कहा गया ना कि जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, पर जीतेगा तभी जब वो अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखेगा, राइट। तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। हम पहले हारते हैं, फिर हम सीखते हैं, फिर हम जीतते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं डर बिठाना चाहिए कि भाई तुमसे गलती हो गई है, नहीं चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमेशा क्या करना चाहिए, वो ये समझाना चाहिए कि ठीक है, अगर कुछ गलती हो गई है, गलती से ही तो इंसान सीखता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डिस्करेज फियर ऑफ फेलियर, बल्कि मोटिवेट देम टू डू समथिंग बेटर एंड बेटर। फिर है रिस्पेक्ट दी सबॉर्डिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता है रिस्पेक्ट का, है ना। तो व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट यू रिसीव रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट द सबॉर्डिनेटर्स। तो जैसे ही सुपीरियर है अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एम्प्लॉयज़ भी हमें रिस्पेक्ट देगा, नहीं, वो फिर वाइस वर्सा चलता है। ओके, जैसा दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो रिस्पेक्ट द सबॉर्डिनेट्स। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड इनोवेशन। अगर उसने अच्छा काम किया है, इतनी मेहनत किया है एम्प्लॉयज़ ने, तो उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको रिवॉर्ड दो, उसको प्रमोट करो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जन से क्या मिल सके, उसको अप्रिसिएशन मिल सके। जो उसने किया है हार्डशिप, उसको उसका फल भी साइमल्टेनियसली मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, ये टॉपिक था क्रिएटिंग एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और हमने उसके अप्रोचेस पढ़े। नेक्स्ट है इनोवेशन कल्चर। What is innovation culture? Innovation culture is the work environment, ठीक है, that leaders encourage to nurture. अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनोवेशन कल्चर की, तो इनोवेशन कल्चर क्या होगा, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या दो, इनोवेटिव आइडियाज़ दो, है ना, इनोवेटिव को मोटिवेट करो, इनोवेटिव को उत्साह, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ जितना आइडियाज़ अच्छा लेकर आएगा, वैसे ही वो क्या कर पाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग लास्टिंग तक रह पाएगा। तो दिस इज इनोवेटिव कल्चर। अब इनोवेटिव कल्चर से क्या फ़ायदा है ना, क्यों हम इतना इनोवेटिव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सी, जब इनोवेटिव
या फिर जब क्रिएटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही जाके तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर से जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नया, कुछ हमने इनोवेटिव प्रोडक्ट दिया है हमारे कस्टमर को, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर जो है वो क्या है, सेटिस्फाई हुआ है। अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है तो ही तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मुझे प्रॉफिट मिला तो ही तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दूंगी, मोटिवेशन कर पाऊंगी ना, बाय गिविंग देम मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रही हूँ तो मेरा जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग लास्टिंग तक मेरे पास से ही रिटेन रहेगा। तो रिटेंशन ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय मेरे पास में है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैंने उसको रिटेन किया हुआ है बिकॉज आई एम मोटिवेटिंग माई एम्प्लॉयज़ थ्रू द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द कस्टमर्स, मैं अपना बिजनेस क्या कर पाऊंगी, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस आराम से हो पाएगा, है ना। जैसे जैसे मेरा बिजनेस एक्सपांड हुआ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देती रहूँगी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नया नया आइडियाज़ लेकर आया है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ, प्रमोट अगर मैं उन लोगों को करती हूँ तो उनमें क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एम्प्लॉयज़ में अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वो अच्छे तरीके से काम करेगा, फिर वो ये सोचेगा कि जितने भी रिसोर्सेज है मैं कम से कम इस्तेमाल करूँ, मैं वेस्ट मेरे रिसोर्स को ना कर सकूँ, है ना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अच्छा खासा हो रहा है। अगर ये सब कुछ मुझे मिल गया तो लास्ट में जो मेरी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है वो क्या होगी, मैच होगी, है ना। तो मीटिंग ग्रोइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, तो ये क्या है, इनोवेटिव कल्चर, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मोटिवेशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, प्रमोटिंग इंडिविजुअल ग्रोथ, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीटिंग ग्रोइंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। तो ये नॉर्मली 3 जो टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। आज हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग एन इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेटिव कल्चर किया है। ओके, आई होप ये टॉपिक समझ में आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।